रिएक्शन विद जिंक, मैं लिख दूं यहाँ पर रिएक्शन विद जिंक। तो पहले मैं लिखता हूं यहाँ पर कोंक HNO3, कोंक HNO3 प्लस में जिंक। तो मैंने हमेशा ही आपको ये बताया कि आपका जो कोंक HNO3 है वो हमेशा ही कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजर की तरह, है ना। तो ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड। कैसे टूटता है, H2O प्लस में ट्वाइस ऑफ NO2 प्लस में एटॉमिक ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन से जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या बना देगा, ZnO। अब ZnO तो क्या बन गया, एक बेस बन गया ना। तो बेस है तो किससे रिएक्ट करेगा, ये एसिड से। ZnO प्लस में ट्वाइस ऑफ HNO3 क्यों लिया मैंने, 2 हाइड्रोजन लूंगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन और वाटर निकालूंगा मैं, और ये बन गया आपका ZnNO3 ट्वाइस और प्लस में H2O। अब इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं, इन सबको जब ऐड करने की बारी आएगी तो ZnO से ZnO कैंसिल हो जाएगा, इस ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा, और अब ये हो गया एक जिंक Zn प्लस HNO3 कितना हो गया, 4 HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड, और वाटर कितना हो गया 2, ट्वाइस ऑफ H2O प्लस में ट्वाइस ऑफ NO2 प्लस में ZnNO3 ट्वाइस। ये हो गया आपका कोंक के साथ। अब आते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ। अब देखो जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो तो नेगेटिव है, तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है तो एसिड के साथ रिएक्शन करने पे क्या करेगा, ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर Zn प्लस डाइल्यूट HNO3। तो HNO3 तो एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है। तो पहले स्टेप में क्या हो गया आपका, Zn प्लस HNO3, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Zn2 प्लस बनाएगा, और Zn2 प्लस आके कंबाइन हो जाएगा आपका नाइट्रेट आयन से NO3 ट्वाइस, और प्लस में क्या निकालेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकालेगा। अब ध्यान दो, हाइड्रोजन है रिड्यूसिंग एजेंट और HNO3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो HNO3 को ये हाइड्रोजन क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, प्लस में हाइड्रोजन। तो ध्यान से देखिए HNO3 में 3 ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन रिड्यूस होगी तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा, है ना। और नाइट्रोजन को रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा, अमोनिया। समझ में आई बात ये वाली, हाँ जी। है ना। तो अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन, वाटर में 6 हो गया, 3 वाटर के मॉलिक्यूल 9 हो गए टोटल। तो एक तो यहाँ पहले से ही है, तो बाकी 8 हाइड्रोजन मुझे डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं 8 हाइड्रोजन यूज कर रहा हूँ तो ऊपर से 8 आना भी चाहिए, इसलिए इसको क्या कर दिया हमने, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब NH3 क्या है, एसिड है या बेस है, एसिड। NH3 एसिड हो गया कब से भाई, अब अरे बेस। हद कर अरे रहा है ना। यार। तो फिर रिएक्शन कैसे समझेगा, अब बेस है ना, अरे सॉरी। तो HNO3 से रिएक्शन करेगा। अब एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो वाटर निकलेगा ना, तो निकाल देते हैं हाँ। वाटर। हाइड्रोजन 4 हैं तो दो वाटर निकाल दूं मैं यहाँ से, और प्लस में क्या बच गया, N2O। समझ आई बात ये, देखो अब ऐड कर दूं इन तीनों स्टेप को, इन तीनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, तीनों स्टेप्स को, ठीक है ना। तो देखो NH3 से ये NH3 कट जाएगा आपका, 8H से ये वाला 8H कट जाएगा आपका, और फिर ये हो गया 4Zn प्लस HNO3, 4 2 जा 8 9 10, देखो 10 HNO3 डाइल्यूट में कितनी रिएक्शन बदल गई हमारी। और फिर यहाँ से क्या हो गया आपका, और ये हो गया 4ZnNO3 ट्वाइस प्लस वाटर 3O2 5 प्लस में 5H2O। देखो नाइट्रस ऑक्साइड किससे निकली, जिंक से, है ना, डाइल्यूट और कॉम्प में ये फर्क आ गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका जो डाइल्यूट HNO3 है, वो नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज नहीं करता,
dilute HNO3 doesn't oxidize. Dilute HNO3 does not oxidize known metals, है ना, as it is not a strong oxidizer, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर नहीं है. whereas HNO3 conc is a strong oxidizing agent, so it oxidizes known metals. So it oxidizes known metals. ठीक है, तो पहले ऑक्सीडाइज करते हैं कार्बन को. तो कार्बन हो गया C प्लस HNO3. HNO3 कौन सा, कॉन्सेंट्रेटेड. करते हैं HNO3 को तोड़ो पहले. ये हो गया ट्वाइस ऑफ HNO3, ये टूट गया H2O प्लस में, ट्वाइस ऑफ NO2 प्लस में ऑक्सीजन. ठीक है ना. अच्छा, जिनकी मैंने डाइल्यूट ठीक है, डाइल्यूट फॉर्म के साथ हो गई ना. और ये हो गया आपका. अब कार्बन ऑक्सीडाइज होगा. कार्बन को कितनी जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की, 2 की ना, और क्या बन जाएगा, CO2. तो ऊपर वाली रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 2 से. ठीक है ना. ये HNO3 कौन सा है आपका, कॉन्सेंट्रेटेड. अब कार्बन के पास डी ऑर्बिटल तो है नहीं खाली, तो इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, है ना. ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, तो कार्बन के पास डी ऑर्बिटल खाली है नहीं वाटर के मॉलिक्यूल को अकोमोडेट करने के लिए, इसलिए इन्हीं को मैं ऐड कर देता हूं. तो ये 2O से तो 2O कट जाएगा आपका. तो कार्बन प्लस 4 HNO3, इससे बन जाएगा ये CO2 प्लस 2H2O प्लस में 4NO2 प्लस में 4NO2. या चाहो तो इस ये रिएक्शन आपको ऐसे भी लिखी मिल जाएगी, C प्लस 4 HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड. ये हो जाएगा CO2 और H2O को मैं साइड साथ लिख दूं. तो ये हो गया H2CO3 प्लस में एक H2O फ्री कर दोगे और 4NO2. ठीक है, तो जैसे मर्जी रिएक्शन को लिख लो आप, ये सेम ही है. चलो अब इसके साथ रिएक्शन कराओ, आयोडीन के साथ. बताओ कैसे कंप्लीट होगी रिएक्शन. ये किससे, फोन से हो या लैपटॉप से हो. बताओ इसमें क्या होगा आपका. देखो अब मैं तोड़ रहा हूं इसको, HNO3 को. ट्वाइस ऑफ HNO3 H2O प्लस ट्वाइस ऑफ NO2 और प्लस में क्या निकला यहाँ से, ऑक्सीजन, है ना. ऑक्सीजन रिलीज हो गया यहाँ से. अब इस ऑक्सीजन से आयोडीन ऑक्सीडाइज होगा. तो बताओ कितनी ऑक्सीजन देनी है मुझे आयोडीन को, बोलो. आयोडीन को कितनी ऑक्सीजन देनी है, कहां तक ऑक्सीडाइज करोगे आयोडीन को, बोलो. एक सेकेंड. बोलो एक बोलो. मिनट. आयोडीन के एक पास सेकेंड. 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. आई कितने मिलेंगे सर.
बताओ यार, आयोडीन देखो साथ के साथ इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, करने तो चाहिए उसको, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट भी तो आ रहा है। आयोडीन अपने ग्रुप का आखिरी एलिमेंट, अपने पीरियड का आखिरी एलिमेंट भी तो है, तो यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट आएगा ना। तो आयोडीन की आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 5s2 5p5, तो ये 5s वाले लूज नहीं करेगा ना, ये कौन से लूज करेगा, खाली p वाले, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा ना, या नहीं? जी। यस, इस पीरियड एलिमेंट के लिए इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगता, बताओ। हाँ जी, हाँ जी। लगता है ना, इसलिए कहां तक ऑक्सीडाइज होगा ये, +5 तक, समझे, +7 तक। हाँ, क्लोरीन ब्रोमीन होता +7 तक ऑक्सीडाइज हो जाते, क्योंकि यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता ही नहीं। तो क्या बन गया ये आपका I2O5। अब 5 ऑक्सीजन आपने यूज कर ली, तो इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आयोडीन के पास डी ऑर्बिटल तो खाली है, तो ये हाइड्रोलाइज भी होगा आपका, है ना। और I2O5 में क्या जुड़ जाएगा आपका, वाटर, और क्या बन जाएगा, हाइड्रो आयोडिक एसिड, ट्वाइस ऑफ HiO3। ऐड कर दूं मैं इन सबको, ऐड करूंगा तो I2O5 से I2O5 गया, 5O से 5 हो गया, और ये हो जाएगा आपका I2 प्लस में 10 HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड वाटर, 5 लेफ्ट में 1 4, राइट में 4 बच गया आपका, और प्लस में 10NO2, और प्लस में ट्वाइस ऑफ HiO3। समझ गए, है ना। अब जरा I2O5 को समझ लो, ये हाइड्रोलाइज होके कैसे बन गया आपका, I2O5 ये चीज है, I डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, और हाइड्रोलाइसिस आप कर रहे हो तो क्या लेके आ रहे हो आप, H+ लेके आ रहे हो, और क्या लेके आ रहे हो, OH- लेके आ रहे हो। तो यहां से आपने ये बॉन्ड तोड़ दिया, O पे माइनस I पे प्लस, तो H+ दे दिया इस ऑक्सीजन को, तो क्या बन गया देखो, ये भी HiO3 बन गया, OH यहाँ लगा दिया, ये भी क्या बन गया, HiO3, ठीक है ना, इसलिए ट्वाइस ऑफ HiO3 कर दिया, ठीक है। चलो अब सल्फर को करो, फिर यहाँ पर लिख दिया हमने सल्फर। सल्फर कैसे मिलता है मोलिकुलर फॉर्म में, एसिड की फॉर्म में, और प्लस में HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड। बताओ इसमें क्या होगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा अपना। HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड है तो ये टूटेगा तो ऐसे ही, HNO3 ये हो जाएगा H2O प्लस में ट्वाइस ऑफ NO2 प्लस में ऑक्सीजन, H2O प्लस ट्वाइस ऑफ NO2 प्लस में ऑक्सीजन, है ना। और अब सल्फर ऑक्सीडाइज होगा, तो बताइए सल्फर को कहां तक ऑक्सीडाइज कर दें, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करो, लोकेशन चेक करो उसकी, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लूज करा दो आउटर शेल के। बोलो क्या बना दूं, इनर्ट पे तो शो करेगा। हाँ क्यों शो करेगा, सेकंड एलिमेंट ही तो है। अरे यार, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ लगेगा, इन पे लगेगा ना, लास्ट वालों पे, इसमें थोड़ा लगेगा। समझे कि नहीं समझे, अरे जी। इनर्ट पेयर इफेक्ट तो डी और एफ की पुअर शील्डिंग की वजह से लग रहा है ना, तो इसमें एफ इलेक्ट्रॉन है कहाँ, तो सल्फर तो क्या करेगा आपने, यही है ना, सल्फर तो आपका आउटर 3s2 वो 3p4। सल्फर तो ग्रुप 16 का नहीं है वैसे। हाँ तो है तो, लेकिन प्रॉपर्टी तो वैसे ही चलेंगी ना आपकी। यार अच्छा। आयोडीन ग्रुप 17 का नहीं था, ये बताना जरा, वो तो हम तो HNO3 की प्रॉपर्टी देख रहे हैं ना अब। तो HNO3 को तो ग्रुप 17 का एलिमेंट हो, चाहे ग्रुप 16 का हो, चाहे ग्रुप 13 का हो, सबसे रिएक्ट करेगा ना वो। तो सल्फर में तो इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगेगा ना, क्योंकि तो सेकंड मेंबर है, ठीक है। तो सल्फर से 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लूज करा दोगे आप, तो एक सल्फर से 6 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, तो 8 सल्फर से कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे आपके, 48। 48 इलेक्ट्रॉन 48। के लिए कितना ऑक्सीजन लेके आओगे आप, 24। 24 ऑक्सीजन लेके आओगे ना, और ये क्या बन जाएगा आपका SO3, यहाँ 8 कर दो आप, बन गया। अब देखो, ऑक्सीजन ऊपर से आ रहा है 1,
और आपने यूज कर लिया 24, तो क्या करोगे, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो अब ये SO3 क्योंकि डी ऑर्बिटल खाली है तो ये भी वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और क्या दे देगा आपको बना के H2SO4। तो SO3 कितना है, 8 है ना, तो इसको भी क्या कर दोगे आप 8 से मल्टीप्लाई। अब इनको ऐड कर दो सबको, ऐड करोगे तो 8SO3 से 8SO3 कट गया, 24O से 24O कट गया, है ना। तो अब ये हो गया आपका S8 प्लस में HNO3 कितना हो गया 48 प्लस 48HNO3। अच्छा वाटर देखिए 24 राइट में है और लेफ्ट में कितना है 8, तो 24 में से 8 गया 16, तो ये हो गया 16H2O प्लस में 8H2SO4 और प्लस में 48NO2। समझ गए रिएक्शन को ये वाली, है ना। जी। चलो अब इस वाले को कंप्लीट करके दिखा मुझे जल्दी से फटाफट। रिएक्शन अगली हो गई आपकी P4 प्लस कॉन्क HNO3। इसमें बताओ क्या आएगा, ट्राई करना है इस रिएक्शन को। फास्फोरस भी अपने पीरियड का सेकंड एलिमेंट ही है, नाइट्रोजन फास्फोरस, तो इनर्ट ठीक पे ठीक है, इफेक्ट, करते हैं। इनर्ट पे इफेक्ट यहाँ भी नहीं लगेगा। हम्म, 4H3PO4 देगा ना, हाँ हाँ बिल्कुल। और 3H2O, और H2O4 आएगा, चेक करो उसको, जरा कुछ गलती हुई होगी। एक सेकंड। तो कोई बात नहीं, मैं समझा दूं, देखो इधर ये P4 हो गया और आप क्या बनाओगे यहाँ पर, फास्फोरस से 5 इलेक्ट्रॉन लूज कराओगे, तो टोटल 20 इलेक्ट्रॉनों के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 10 ऑक्सीजन की। तो हाँ हाँ हाँ, 4 4 है। बिल्कुल ये बन गलती गया से। आपका P4O10। वो इसको भी आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। अब P4O10 फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल खाली पड़े हैं तो वाटर ऐड कर लेगा, और ये +5 वाला एसिड ये बनता है ऑर्थो फोस्फोरिक एसिड, फास्फोरस 4 तो हाइड्रोजन हो गया 12, तो यहाँ आपने कर दिया 6। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने से पहले जो दोनों साइड है उनको काट दोगे आप। फास्फोरस पेंटॉक्साइड से फास्फोरस पेंटॉक्साइड कट गया आपका, 10O से ये 10O कट गया आपका, और अब ऐड करके लिख दो इसको, तो ये हो गया आपका P4 प्लस में 10HNO3। P4 प्लस में 10HNO3। वाटर को देखिए तो लेफ्ट में 6 है और राइट में कितना है 10, तो राइट में 4 बच जाएगा आपका, 4H2O प्लस 4H3PO4 और H3PO4 और प्लस +20। NO, है ना। तो रिएक्शन में कुछ भी नहीं होता भाई, थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाओ और सारी प्रॉपर्टीज का ध्यान रखो, रिएक्शंस आपकी बहुत ही सिंपल चीजें हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आता है आपका फिर ब्राउन रिंग टेस्ट। लैब में कभी किया हो, पता है इसके बारे में, ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट, ये क्या होता है ब्राउन हाँ रिंग, है ना। हाँ, ये कर रहे हैं, आओ, 11th में थे ना। दिस नहीं टेस्ट इज मतलब यूज, इक्वेशन तो दिस बहुत टेस्ट इज यूज था। फॉर कंफर्मेशन, फॉर कंफर्मेशन, फॉर कंफर्मेशन ऑफ नाइट्रेट आयन, ठीक है ना। तो होता क्या है इसके अंदर, इन दिस टेस्ट, इन दिस टेस्ट द
to the salt, to the nitrate salt solution, to the nitrate salt solution, ठीक है ना, इन दिस टेस्ट टू द नाइट्रेट सॉल्ट सॉल्यूशन, इस टेस्ट में नाइट्रेट सॉल्ट सॉल्यूशन में ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड, a freshly prepared FeSO4 solution, FeSO4 solution is added, FeSO4 solution डाला जाता है, and then a conc H2SO4 is added dropwise, and then conc H2SO4 is added dropwise along the wall, of test tube. The appearance of brown ring at the interface, है ना, इंटरफेस का मतलब जहां पर ये H2SO4 मिक्सचर से मिलना शुरू कर रहा है, एट द इंटरफेस या जंक्शन, अपीयरेंस ऑफ ब्राउन रिंग एट द इंटरफेस, ठीक है ना, तो इंटरफेस। तो अब इसमें होता क्या है रिएक्शन के अंदर आपका, तो मान लो NO3 माइनस, ये किसका आ गया आपका, क्रोम सोल्ट, इसमें FeSO4 डाला है, तो FeSO4 से क्या मिलेगा हमें, Fe2 प्लस, है ना, Fe2 प्लस किससे आया, क्रोम फेरस सल्फेट। अब नाइट्रेट आयन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, और प्लस में H2SO4 डाल रहे हैं, तो कंडीशन एसिडिक है आपकी, H प्लस कहां से आ गया आपका, फ्रॉम H2SO4। अब जरा ध्यान से देखो, नाइट्रेट सोल्ट में मैंने पानी डाला, FeSO4 भी डाला और एसिड भी डाला, तो ये तो डाइल्यूट हो गया ना आपका, नाइट्रेट आयन डाइल्यूट हो गए आपके, काफी कम हो गए आपके, तो तीन चीजें पड़ी है, वाटर डाला है, FeSO4 डाला है, H2SO4 डाला है। तो जो डाइल्यूट कंडीशन में नाइट्रेट आयन किसमें टूट रहा था आपका, NO में। तो यहाँ पर नाइट्रोजन लेफ्ट साइड में आपका +5 है, यहाँ पर आके हो चुका है +2, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन करे हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे इसको, Fe2 प्लस, तीनों Fe2 प्लस में एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब चार्ज बैलेंस करना है, तो लेफ्ट साइड में चार्ज देखिए, 3 2 जा 6 में से एक गया, प्लस का 5, और राइट में देखो चार्ज कितना है, प्लस का 9, यहाँ +5 है, यहाँ +9 है, तो 4 कर दिया, हो गया आपका ये, यहाँ भी 9 हो गया, यहाँ भी 9 हो गया। ऑक्सीजन देखिए, इधर 3 है, इधर 1 है, तो 2 वाटर डाल दिए, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई आपकी। तो पहला स्टेप तो ये हुआ आपका। अब जो FeSO4 है, ये वाटर से रिएक्ट करता है और कॉम्प्लेक्स बनाया, तो SO4 तो हम लिख ही नहीं रहे, तो Fe2 प्लस लिख दो सीधा, और ये बन गया कॉम्प्लेक्स FeH2O6 और 2 प्लस यहाँ पर चार्ज, है ना। अब ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड से रिएक्ट कर लेता है, FeH2O6 प्लस NO, और कंपाउंड बन जाता है FeH2O5NO। तो NO अपना लोन पेयर देता है आयरन को, जिससे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है, प्लस, और यही, और प्लस में वाटर, यही क्या है आपका ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। तो अलोंग द वॉल क्यों डालते हैं H2SO4, क्योंकि H2SO4 अगर मैंने डायरेक्टली डाल दिया तो जितना फेरस सल्फेट है सारा का सारा ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, फेरिक सल्फेट। तो फेरस सल्फेट हमारे पास बचेगा नहीं ना, तो फेरस सल्फेट हमारे पास बचेगा नहीं, तो ये ब्राउन रिंग आएगा ही नहीं आपका कॉन्सेप्ट। इसलिए H2SO4 को अलोंग द वॉल डाला जाता है कि सारा का सारा फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट ना बन जाए, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद आता है आपका यूजेस ऑफ HNO3।
यूजेज ऑफ HNO3, HNO3 के यूजेज। तो पहला, इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स, नंबर 1 इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है, जैसा अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3, इट इज अ फर्टिलाइजर, ठीक है ना। और इन मेकिंग एक्सप्लोजिव, सेकंड आ जाएगा आपका इन मेकिंग, इन मेकिंग एक्सप्लोजिव, थर्ड इन इचिंग ऑफ मेटल्स, इन इचिंग, इन इचिंग ऑफ मेटल, है ना। मेटल को थोड़ा सा और क्लीन करने में, मेटल गंदा हो जाए आपका, ऑयल वगैरह लग जाए उस पर, तो HNO3 में डालेंगे तो रस्ट पर सब कुछ हटा देगा, क्लीन कर देगा ये, तो वो चीज इचिंग होती है आपकी। और इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल, इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल, ठीक है ना। रॉकेट फ्यूल में आपका ये यूज होता है आपका। इसके बाद आता है आपका फॉस्फोरस, नाइट्रोजन हमारा खत्म हो गया, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, फास्फोरस की 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं आपकी, तो मैं लिख दूं यहाँ पर, एग्जिस्ट इट एग्जिस्ट इन 3 एलोट्रोपिक, इट एग्जिस्ट इन 3 एलोट्रोपिक फॉर्म, 3 एलोट्रोपिक फॉर्म में क्या करता है, ये एग्जिस्ट करता है। तो पहला आता है आपका व्हाइट फास्फोरस या येलो फास्फोरस, है ना। फर्स्ट आता है व्हाइट और येलो फॉस्फोरस, फिर दूसरा आता है आपका रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, और फिर तीसरा आता है आपका ब्लैक फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। इसकी फिर से 2 फॉर्म होती है, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस एंड बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। पढ़ेंगे इनके बारे में हम। तो पहले बात करते हैं जरा हम व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है ना। व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस। तो सबसे पहली चीज आपकी, इट इज ए व्हाइट वैक्सी सॉलिड, इट इज ए व्हाइट वैक्सी सॉलिड विद गार्लिक ऑर्डर, विद गार्लिक ऑर्डर। दूसरी बात, ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है ना। इट इज इट इज insoluble in water, it is insoluble in water, but dissolves in organic solvents, लेकिन किसमें डिजोल्व हो जाएगा ये, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, है ना, सच एज कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4, इनमें डिजोल्व हो जाएगा आपका। तीसरी बात, इट इज टॉक्सिक इन नेचर, इट इज टॉक्सिक इन नेचर, नेचर वाइज ये क्या है आपका, टॉक्सिक है।
और चौथी बात, इट इज टॉक्सिक इन नेचर। और चौथी बात ये बोलता है इसके बारे में कि हाँ, रिएक्टिव है ना, बिल्कुल। इट प्रोड्यूसेस इट प्रोड्यूसेस इट प्रोड्यूसेस कैमिल्यूसेंस when exposed to air, है ना। अब जरा डिफाइन करते हैं कैमिल्यूसेंस क्या है आपका। मैं लिख दूं यहाँ पर कैमिल्यूसेंस, CENCE, और फॉस्फोरोसेंस, फॉस्फोरोसेंस, फॉस्फोरस। तो क्या है आपका जो येलो फॉस्फोरस है, इट बर्न्स विद ग्रीनिश ग्लो। ठीक है ना, जब बर्न करेगा आपका ये जो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बनाएगा तो ग्रीनिश ग्लो से ये बर्न करता है। इसको बोलते हैं कैमिल्यूसेंस। तो मैं लिख दूं यहाँ पर व्हेन व्हाइट फॉस्फोरस when white phosphorus is exposed to air is exposed to air। जब व्हाइट फॉस्फोरस को एयर से एयर में एक्सपोज करते हैं, देन इट बर्न्स, दैट इज इट बर्न्स स्लोली with greenish glow, burns with greenish glow. This greenish glow, this greenish glow is called phosphorescence. Phosphorescence। पांचवी बात, अब जरा देखो इसके अंदर व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है ना। मैं लिख दूं यहाँ पर व्हाइट और येलो phosphorus। Phosphorus is highly reactive, because number one, पहला रीजन, due to very high angle strain between PPP bond. The bond dissociation energy for phosphorus bond is very low. Bond dissociation energy for phosphorus bond is very low, यानी कि ये एनर्जी अवेलेबल है विद इन द रूम टेम्परेचर। इसलिए फास्फोरस को हम कहाँ रखते हैं, पानी के अंदर, कि एटमॉस्फेयर की जो हीट है आपकी, उससे ही फास्फोरस का बॉन्ड टूट जाएगा और फास्फोरस क्या हो जाएगा आपका, एटोमाइज हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए तो इज वेरी लो। ठीक है ना, हेंस इट बिकम्स highly unstable in atmospheric conditions, ठीक है ना। सो फॉस्फोरस भी कौन सा भाई, व्हाइट वाला, इज स्टोर्ड इन वाटर, है ना, कि इसको जो है आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसको अवेलेबल ही ना हो। ठीक है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अवेलेबल ही ना हो इसकी, इस वजह से। चलिए, इसके बाद आता है आपका तो और दूसरा रीजन क्या है, द फास्फोरस द white white phosphorus in white
phosphorus. The P4 tetrahedral units exist as discrete molecules because they are held together by weak van der Waal forces. ठीक है ना। तो देखिए इसमें कैसा होता है आपका फास्फोरस में, ये P4 यूनिट्स होती हैं, ये टेट्राहेड्रल यूनिट्स, ठीक है ना। ये फास्फोरस टेट्राहेड्रल यूनिट्स हैं। इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं आपके, तो यह मोनोमेरिक होता है इन नेचर में, तो इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ van der Waal फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ये चीज P, ये चीज, ठीक है ना। तो ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, इसीलिए क्या होता है, केमिकली रिएक्टिव होता है, इसको एटोमाइज करना काफी आसान होता है। ये दो रीजन है इसकी हाई रिएक्टिविटी के लिए। और तीसरा, इट ऑल्सो डिजोल्व्स इन एक्वस अल्कली। अगली प्रॉपर्टी है इसकी, पांचवा का हो गया ना, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, इट डिजोल्व इन एक्वस अल्कली। एक्वस अल्कली में डिजोल्व हो जाता है आपका ये। तो ये व्हाइट फास्फोरस है P4, मैं व्हाइट लिख दो या येलो लिख दो, बात एक ही है। प्लस में NaOH और प्लस में H2, वरना तो NaOH भी सॉलिड होता है, फास्फोरस सॉलिड, तो सॉलिड सॉलिड में तो रिएक्शन होगी नहीं, पानी डालने के बाद ये रिएक्शन हो जाता है। तो होता क्या है आपका, फास्फोरस डिस्प्रोपोर्शनेशन में होगा आपका, तो मैं लिख दूं यहाँ पर द phosphorus undergoes disproportionation। फास्फोरस का क्या हो जाता है आपका, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है। तो फास्फोरस को एक बार रिड्यूस करके हमने क्या बना दिया, फॉस्फिन बना दिया, ठीक है ना। और एक बार ऑक्सीडाइज किया इसका, तो ऑक्सीडाइज करके बनता है ये H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड। लेकिन कंडीशन क्या है, बेसिक है, तो इसका सोल्ट बनता है यहाँ पर, तो इसलिए सोल्ट बना रहा हूँ तो Na लगाना पड़ेगा, NaH2PO2। तो फॉस्फोरस 0 है, यहाँ हो गया -3, तो डिक्रीज है 3 का, इंक्रीज है 1 का, तो इंक्रीज में 3 का कर दिया। सोडियम भी 3 हो गया, वाटर भी 3 हो गया। तो इस रिएक्शन को आप ध्यान रख लेना। इसके बाद आता है आपका रेड फॉस्फोरस, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी जो इसकी एक ये हुई, और मैं लिख दूं यहाँ पर ऑन ऑक्सीडेशन, ऑन है ना, इट कैचेज फायर इन एयर, इट कैचेज इट कैचेज फायर इन एयर, है ना, टू प्रोड्यूस डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ P4O10, टू प्रोड्यूस dense white fumes of P4O10। P4O10 के डेंस वाइट फ्यूम्स देगा आपको, तो P4 वाइट प्लस में 5O2, कहाँ से आ रहा है, ये एयर से, और ये बना के दे देगा आपको P4O10, और ये क्या हो जाएंगे, डेंस वाइट फ्यूम, ठीक है ना, दीज आर डेंस वाइट फ्यूम। चलिए इसके बाद आ जाता है आपका रेड फॉस्फोरस। पहले रेड फॉस्फोरस को समझते हैं। रेड फॉस्फोरस, तो पहली बात तो ये नॉन टॉक्सिक होता है, कलर इसका रेड होता है आपका, है ना। तो प्रॉपर्टीज में लिख दूं पहला मैं यहाँ पर, इट इज नॉन टॉक्सिक, इट इज नॉन टॉक्सिक इन नेचर। ना तो ये वाटर में डिसॉल्व करता है, ना ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर,
it is insoluble, it is insoluble in water as well as aqueous alkali as well as organic solvent। ना तो ये वाटर में डिसॉल्व होता है, ना ही किसमें होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है ना। तीसरी बात, और इट इज स्टेबल अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन, इट इज क्वाइट स्टेबल अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में भी ये क्या रहेगा आपका, स्टेबल रहता है, मतलब रिएक्टिव नहीं होता उतना ज्यादा वाइट की तरह। इसको वाटर में रखने की जरूरत नहीं पड़ती। चौथी बात, इट डजंट डिसॉल्व इन एक्वस अल्कली, इट डजंट रिएक्ट विद एक्वस अल्कली। यानी कि रेड फास्फोरस P4 रेड वाला अगर मैं NaOH और प्लस वाटर में डालता तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कोई रिएक्शन नहीं, है ना। अब बात आता है कि ये रिएक्शन करता क्यों नहीं भाई, रिएक्टिविटी इतनी कम क्यों है इसकी। इसका जो लश्चर होता है थोड़ा सा क्या होता है, ग्रेइश कलर का होता है ना। रेड फास्फोरस को ग्रे फास्फोरस भी बोला जाता है। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, इट पजेस ग्रे लश्चर। इसका लश्चर कैसा होता है आपका, ग्रे लश्चर होता है। ठीक है ना। इट पजेस ग्रे लश्चर। और बाकी ऑर्डरलेस तो होता ही नहीं, होता ही है आपका, ये उसकी तरह गार्लिक ऑर्डर नहीं होता है ना। ए ग्रे लश्चर एंड ऑर्डरलेस। और लेस रिएक्टिव होता ही आपका ये। इट डजंट ग्लो इन डार्क, है ना। तो इट डजंट प्रोड्यूस फोस्फोरेसेंस, इट डज नॉट प्रोड्यूस फोस्फोरोसेंस। ये फोस्फोरेसेंस भी क्या करता है, प्रोड्यूस नहीं करता है ना। यानी कि डजंट ग्लो इन डार्क, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, डजंट ग्लो इन डार्क, है ना। ग्रीनिश ग्लो ये प्रोड्यूस नहीं करता। अब केमिकल रिएक्टिविटी कम है इसकी, वो क्यों है, बिकॉज इट एग्जिस्ट इन एन पॉलीमेरिक फॉर्म, इट एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक मैं लिख दूं यहाँ पर, द P4 टेट्राहेड्रल यूनिट्स आर ज्वाइंड विद ईच अदर, द P4 tetrahedral units are joined with each other, are joined with each other। ठीक है ना। द P4 tetrahedral units are joined with each other, ठीक है ना, by covalent bond, है ना। so its enthalpy of atomization, atomization is quite high। तो इसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगा आपका, काफी ज्यादा होगा। तो so its reactivity is less, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी आपकी, कम होगी। तो इसमें कहानी कुछ ऐसे, रेड से है ना, तो रेड से बनाते हैं इसको। ये रेड फास्फोरस, ये तो फास्फोरस पीछे वाला है इसलिए से दिखा रहा हूँ। और ये दूसरा बना दिया मैंने, पी
एक और बना दो, है ना। इनके बीच में क्या लगाना है आपको, एक कोवेलेंट बॉन्ड दिखाना है ना। तो इस तरह से ये क्या करता है आपका, पॉलीमेरिक फॉर्म में आपको मिलेगा, है ना। तो इसलिए इसकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इसलिए अंडर नॉर्मल कंडीशन ये रिएक्ट ही नहीं करता आपका, पहले हीट ज्यादा करना पड़ता है इसको। इसके लिए हीटिंग क्या चाहिए आपको, ज्यादा चाहिए, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या है, वो कम है। चलिए इसके बाद आता है, तो इसको बनाएंगे कैसे आपका, इट इज प्रोड्यूस्ड बाई, और इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हाइट फॉस्फोरस, इट इज प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग white phosphorus by white phosphorus in an inert atmosphere, in an inert atmosphere, ठीक है ना, इन एन इनर्ट एटमोस्फियर। तो क्या हो जाएगा आपका P4 फास्फोरस, हीट कर दिया इसको कितना पर, 573 केल्विन। तो क्या बन जाएगा ये P4 रेड। और यहाँ पर एटमोस्फेयर इनर्ट है तो CO2 डाल दो, फास्फोरस CO2 से रिएक्ट करता नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अगर इसको हम हीट करें तो हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर आपका, P4 रेड आपका P4 व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। चलिए इसके बाद आता है आपका ब्लैक फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। इसकी दो फॉर्म है, अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक, है ना। तो ये क्या है आपका, ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। मैं लिख दूं यहाँ पर, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बाकी ऊपर वाले दोनों रेड और व्हाइट वाले वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, है ना। इट एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, इट एग्जिस्ट इन इन टू डिफरेंट इन टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, है ना। उन फॉर्म्स के बारे में आपको पता ही है। एक क्या होता है, अल्फा ब्लैक फास्फोरस, और दूसरी क्या होती है आपकी, बीटा ब्लैक, बीटा ब्लैक फास्फोरस, अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक फास्फोरस, ना। फास्फोरस पी तो पहले बात करते हैं अल्फा ब्लैक फास्फोरस की। अल्फा ब्लैक फास्फोरस किससे बनाते हैं हम, क्या कहते हैं, रेड व्हाइट फास्फोरस से। अल्फा नहीं, अल्फा वाला रेड से बनेगा, बीटा वाला व्हाइट से बनेगा, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर अल्फा ब्लैक फास्फोरस, अल्फा ब्लैक फास्फोरस, फास्फोरस is produced is produced when red phosphorus is heated, when red phosphorus red phosphorus is heated in a sealed tube। जब सील्ड ट्यूब में उसको फिट करते हैं एट 803 केल्विन, तो ये हो जाता है आपका P4 रेड। और हीट करते हैं इसको 803 केल्विन पर, एटमॉस्फेयर इनर्टी होता है आपका। और ये ब्लैक पाथ, तो इसमें क्या होता है आपका, हेक्सागोनल रिंग्स होती है। तो 3P4 और ये हो गया 2K6, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस। ऐसे ही बीटा ब्लैक फॉस्फोरस किससे बनेगा, व्हाइट से, है ना, व्हाइट से ब्लैक। तो बीटा ब्लैक फॉस्फोरस, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस
is produced, is prepared by heating, is prepared, is prepared by heating white phosphorus, white phosphorus at 473 Kelvin under 4000 to 12,000 ATM प्रेशर। तो ये हो गया आपका P4 वाइट, है ना, और ये क्या बना देगा, ट्वाइस ऑफ P6। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 4000 टू 12,000 ATM पर ये बनेगा आपका। इसके बाद आता है आपका फॉस्फीन गैस। इसके बाद आ गया आपका PH3 और इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फीन गैस। PH3 फॉस्फीन गैस। तो प्रिपरेशन है ना, फॉस्फीन का अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो इट इज पिरामिडल इन शेप। ये PH3 है ना, मैं लिख दूं यहाँ पर पिरामिडल इन शेप। ये शेप वाइज क्या है, पिरामिडल है आपकी, है ना, इट इज पिरामिडल इन शेप। तो प्रिपरेशन, तो मैं लिख दूं यहाँ पर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन। तो सबसे पहला आ जाएगा बाय हाइड्रेशन ऑफ मेटल फॉस्फाइड्स, बाय हाइड्रेशन, बाय हाइड्रेशन ऑफ मेटल, मेटल फॉस्फाइड्स। तो मेटल फॉस्फाइड में देखिए आप Mg3P2 लिख दो, Mg3P2, वाटर डाल दिया मैंने HOH, तो Mg को OH मिल जाएगा, MgOH ट्वाइस, और फॉस्फोरस को क्या मिलेगा, H प्लस, है ना, P के ऊपर -3 चार्ज था तो उसको H प्लस मिल गया। तो ऐसे क्वेश्चन बन गया आपका। ऐसे ही मैं ये लिख सकता हूँ Ca3P2 और प्लस में वाटर कितना डालना है भाई, ऑक्सीजन देखो 3 2 जा 6, तो 6, ऐसे ही यहाँ मैं 6 वाटर डाल दूँ और ये बन जाएगा थ्राइस ऑफ CaOH2 और प्लस में ट्वाइस ऑफ PH। सेकेंड, सेकेंड आएगा इसका बाय हीटिंग ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, बाय हीटिंग ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड क्या है आपका, H3PO3। इसको मैं हीट करूं तो ये किस में चला जाता है आपका, डिस्प्रोपोर्शनेशन में। तो +3 से -3 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 6 का, इंक्रीज हो रहा है 2 का, तो इंक्रीज ही मैंने 6 का कर दिया। और यहाँ पर आप फास्फोरस को कर दो, ये हो गया पहले। इसके बाद थर्ड, बाय द एक्शन ऑफ एक्वस अल्कली ऑन व्हाइट फास्फोरस। थर्ड आएगा बाय द एक्शन ऑफ एक्वस अल्कली, बाय द एक्शन ऑफ एक्वस अल्कली ऑन व्हाइट फॉस्फोरस। ये रिएक्शन भी हमने पीछे करी है कि व्हाइट फॉस्फोरस डिसॉल्व इन एक्वस अल्कली। तो P4 वही पीछे वाली रिएक्शन लिख देता हूँ, मैं समझा चुका हूँ पीछे ही आपको, थ्राइस ऑफ NaOH प्लस में थ्राइस ऑफ H2। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, PH3 बनता है प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फेट फॉस्फेट बनता है H2PO2। इसको थ्राइस कर दिया, ये 3 हो गया। चौथा मेथड प्रिपरेशन का, बाय द एक्शन ऑफ KOH on phosphonium iodide, by the action
बाय द एक्शन ऑफ KOH ऑन फॉस्फोनियम आयोडाइड PH4I, इसको हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोनियम फॉस्फोनियम आयोडाइड। और ये हो गया आपका PH4I, ये एक सोल्ट है। और प्लस में क्या डाला है यहाँ पर? KOH। और ये बन गया आपका PH3। OH H प्लस को निकालेगा, KI को निकालेगा, और प्लस में H2। तो ये भी इस तरीके से आपकी फॉस्फीन बन गई। और एक मेथड होता है फॉस्फीन बनाने का, PH3। H प्लस अल्कोहल इससे बन गया, इससे बन गया, H3PO3 को हीट करके बन गया। और ये हो गया, है ना? और चल, यही मेथड से आपके फॉस्फीन बनने की, ठीक है ना? इसके बाद बात करेंगे हम इसकी प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं लिख दूं यहाँ पर प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन। ठीक है ना? इसे हम किसमें करेंगे? नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है भाई।